तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी हमने उसमें जाना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, उसके कितने पार्ट होते हैं और उसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है। ठीक है, वो फॉर्मेट हमने देख लिया था हमने लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक दिया गया है कि एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी। तो हमारा जो इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो हमें क्या बताता है, एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट लिस्टेड कंपनीज नीड टू पब्लिश इंक्लूड फॉलोइंग। मतलब इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है उसमें ये बता रखा है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है, उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि एक तो बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है, और एक और होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या होती है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अभी फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, देखिए फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये है कि जो कंपनी है उसके पास कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी है और कितनी इक्विटी है। अब इसको समझिए। देखिए, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, मतलब वैसे तो टी शेप में नहीं होती है वो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मतलब एक साइड हो गई असेट और एक साइड हो गई हमारे यहाँ पे लायबिलिटी। जैसे ये वाली साइड हमारी हो गई, ठीक है, असेट की, और इधर वाली साइड हो गई हमारी लायबिलिटी की। ये गई हमारी लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने अमाउंट। आमतौर पे ऐसे नहीं होती है, ठीक है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो दो साइड होती है उसमें, असेट होती है, लायबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक असेट, लायबिलिटी। तो असेट का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास कितनी बिल्डिंग, कितनी मशीन, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें जो कंपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म काम को पूरा करने के लिए यूज़ करने वाली है। अब जैसे अब कंपनी बनाती है कपड़े तो उसके बाद मशीन होगी ना। अब मशीन तो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कंपनी खरीद रही बेच रही है, तो वो असेट कहेंगे हम। और उसी तरीके से हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए हमने बाय करी होंगी। ठीक है, तो वो भी हमारी क्या होंगी, वो भी हमारी एसेट होगी। तो यहाँ पे बात करी हमने एसेट की। तो लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी मतलब जो कंपनी ने बाहर से जो पैसा उधार ले रखा है, ठीक है, या फिर उधार में माल खरीद रखा है तो उनको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम लायबिलिटीज़। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम लायबिलिटीज़। फिर इक्विटी मतलब कि कंपनी के जो ऑनर्स हैं, ठीक है, उन्होंने कितना पैसा लगा रखा है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। ठीक है, तो अगर आप ये तीन चीज़ें अगर आप देखते हो कि असेट, कंपनी की असेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है और इक्विटी कितनी है, तो इसका मतलब कि आप कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है आप वो देखना चाहते हो। ठीक है, कि कंपनी किस पोजीशन में है। ठीक है, कितना उन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, कितना उन्होंने बाहर से ले रखा है, और कितने उनके पास असेट है। बट इसका भी तो एक टाइम पीरियड होगा ना कि अच्छा हमें एक दिन का जानना है, फिर एक महीने का जानना है कि उनके पास कितनी असेट है, फिर कितनी लायबिलिटी है। तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। वैसे तो उसे आप फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हो, फाइनेंशियल ईयर, फिर अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं अगर हम अकाउंट्स में अगर जाते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर आमतौर पे 12 महीने का होता है। ठीक है, 12 मंथ्स का होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है वो हो सकता है शुरू हो 1 जनवरी से और ख़त्म हो 31 मार्च को। ठीक है, या फिर 1 अप्रैल से शुरू होगा और ख़त्म होगा हमारा 31 मार्च को। ठीक है, ओह सॉरी, पहले वाले में क्या था कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर, और दूसरे वाले में 1 अप्रैल से 31 मार्च। आमतौर पे जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, 31 मार्च। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड में देखा जाता है कि कंपनी के पास कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी, कितनी इक्विटी है। ठीक है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर आप कंपनी का असेट, लायबिलिटी और इक्विटी देख रहे हो तो मतलब आप कंपनी की उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे हो। और अगर आप कंपनी का अगर आप प्रॉफिट और या लॉस देख रहे हो तो मतलब आप कंपनी की परफॉर्मेंस जानना चाहते हो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। देखिए नाम समझिए, देखिए अगर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या फिर उसको कितना लॉस हो रहा है ना। तो उसके लिए आप देखते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
ठीक है, अभी हम ये ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं ये भी आगे आएंगे चैप्टर्स में। इट इज़ इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम स्टेटमेंट ऑफ लॉस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 रिक्वायर्स द स्टेटमेंट टू ऑल्सो इंक्लूड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये कहता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें आप ये भी बताओ कि आपकी अदर इनकम कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, मतलब कंपनी जो आप बिजनेस का मेन बिजनेस है उसके अलावा और कहाँ से इनकम हो रही है। तो ये कहता है अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कि आप जो अपनी अदर इनकम है वो भी आप दिखाओ। तो OCI यानी कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम includes certain gains and losses on account of changes in fair value of asset and liability that are permitted to be not recognized as the part of income and expense। अब इसको नॉर्मल लैंग्वेज आप समझिए। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है, ठीक है, उसके अलावा हट के जो प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है, जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये वो कह रहा है। ठीक है, तो कंपनी के पास कोई असेट थी, ठीक है, तो और कंपनी ने उसको बेच दिया, तो उसको कंपनी को मान लेते हो गया प्रॉफिट। तो ये बताइए कि क्या कंपनी वो जो असेट थे, मतलब जो बिल्डिंग है, क्या वो डेली खरीदती बेचती है? नहीं ना। तो अब वहाँ, लेकिन वहाँ से अब गेन तो हुआ है वहाँ से, तो उसे हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम, ठीक है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, या फिर कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उस पर हो गया गेन। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी रेफर्स टू द फंड्स दैट बिलोंग to the shareholders. It can undergo change on account of various factors including profits earned, dividends paid, additional shares issued, buyback, certain income and other comprehensive income. Indian Accounting Standard 1 recognize this statement as part of the balance sheet। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ये जो हेडिंग है ये क्या कह रही है? ये कह रही है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब जो कंपनी के जो ओनर्स होंगे उन्होंने कुछ पैसा लगा रखा होगा, उसे बोलते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, तो उसमें कितना चेंज आया उसकी स्टेटमेंट बताओ। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं दी होती है, ये दी होती है इक्विटी में, सॉरी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये जो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी में कितना चेंज आया, ये पार्ट होती है बैलेंस शीट का। अभी जब हम बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तो आप इसको अभी चाहें तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर अब बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि कंपनी में कहाँ से कैश आया और कहाँ पे गया, मतलब किस एक्टिविटी के थ्रू आया और किस एक्टिविटी के थ्रू कंपनी में से पैसा गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स समरी ऑफ वेरियस सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश, यानी पैसा कहाँ से आया और कहाँ पर पैसा गया।